सवारी की तलाश में सरफराज अपने रिक्शे को बहुत दूर वीराने तक ले गया था। गर्मी, प्यास और हब्स ने उसकी हालत खराब कर दी थी। उसकी अम्मा ने रात को बताया था कि घर में राशन खत्म हो रहा है। सिर्फ यही परेशानी नहीं थी, बल्कि 2 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया था। यही सब सोचकर वह ज्यादा दूर निकल आया था। शाम ढल चुकी थी, रात होने वाली थी। जब वह वापस जाने का सोच ही रहा था कि उसने 3 नकाबपोश लड़कियों को देखा जो काले बुर्के में दूर से आती दिखी। इस वीराने में कोई घर भी नहीं था, इसलिए उनकी मौजूदगी अजीब लगी। लेकिन उसने सोचा कि शायद वे रास्ता भटक गई हों या सवारी की तलाश में हों। लड़कियों ने आकर कहा, भाई, क्या आप हमें शाह हवेली तक छोड़ सकते हैं? सरफराज ने फौरन हामी भर दी। वह खुश था कि वीराने में एक सवारी मिल गई। हवेली यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। पेट्रोल बस इतना था कि वह वहां तक जा सकता था, लेकिन वापसी मुश्किल होती। उसने सोचा कि किराया मिलने पर पेट्रोल डलवा लेगा। रास्ते में लड़कियां आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थीं। वे एक जैसी उम्र और कद की लग रही थीं। फिर उनमें से एक लड़की बोली, भाई, हमारे पास किराया नहीं है, हम आपसे कहना भूल गए थे। यह सुनकर सरफराज मायूस हुआ, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप तीनों वीराने में थीं, आपके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। शाह हवेली पहुंचने पर लड़कियां बिना कुछ कहे रिक्शे से उतर गईं और हवेली में दाखिल हो गईं। हवेली के आसपास भी कोई आबादी नहीं थी। सरफराज रिक्शा घुमा ही रहा था कि उसकी नजर पिछली सीट पर रखी एक काली थैली पर पड़ी। यह थैली लड़कियों में से एक के पास थी। सरफराज ने रिक्शा रोका और थैली उठाकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली में जाने का उसका मन नहीं था, लेकिन अमानत लौटाना जरूरी था। जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, वह खुद ब खुद खुलता चला गया। अंदर का नजारा खौफनाक था। हवेली में कोई रोशनी नहीं थी, न ही किसी के होने का एहसास। वह घबराकर बाहर आया और जल्दी से घर पहुंचा। अम्मा ने दरवाजा खोला। सरफराज का परेशान चेहरा देख उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जब उनकी नजर काली थैली पर पड़ी तो उन्होंने खोलकर देखना चाहा। सरफराज रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले अम्मा ने थैली खोल दी। जो कुछ थैली में था उसने सरफराज के होश उड़ा दिए। सरफराज एक गरीब परिवार का लड़का था। उसका बचपन मुश्किलों से भरा था। उसके अब्बा रिक्शा चलाते थे और घर का किराया देना सबसे बड़ी परेशानी थी। सरफराज बचपन से जिम्मेदार था। जब अब्बा बीमार रहने लगे तो उसने चुपके रिक्शा चलाना सीख लिया। एक रात सरफराज को अम्मा और अब्बा की सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो जाना कि अब्बा को जिगर की बीमारी हो गई थी। उसका इलाज बहुत महंगा था, जो उनके बस की बात नहीं थी। सरफराज के अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि अब वह सरफराज को रिक्शा चलाना सिखा देंगे, ताकि उनके जाने के बाद परिवार को कोई परेशानी न हो। अब्बा की यह बात सुनकर सरफराज बिस्तर में लेटा पूरी रात रोता रहा। फिर उसने खुद ही अब्बा से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वह रिक्शा सीखना चाहता है। अब्बा उसकी बात सुनकर दुख से मुस्कुराए थे। धीरे धीरे सिर्फ 2 महीनों में सरफराज ने भरपूर रिक्शा चलाना सीख लिया। रिक्शा सीखने के 4 महीने बाद ही एक दिन अब्बा चुपचाप इस दुनिया से चले गए। सरफराज की उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी और कोई भी रात ऐसी न गुजरी जब उसका तकिया आंसुओं से गीला न हुआ हो। लेकिन उसने बिना किसी को एहसास कराए अपने नन्हे कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। वह अम्मा या बहनों को यह महसूस नहीं होने देना चाहता था कि वे अकेली पड़ गई हैं। अब्बा के गुजरने के बाद अम्मा बहनों से कहने लगी कि वे स्कूल छोड़ दें, लेकिन सरफराज ने उन्हें साफ मना कर दिया और खुद प्राइवेट तरीके से मैट्रिक करने का फैसला कर लिया। वह दिन भर रिक्शा चलाने लगा। 2 साल के भीतर वह एक माहिर रिक्शा चालक बन चुका था। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। उसी दिन जब उसे 3 नकाबपोश लड़कियों की सवारी मिली थी, उनकी एक काली थैली भी उसके पास रह गई थी। अम्मा ने सरफराज के मना करने के बावजूद वह थैली खोल दी और अंदर निकले कीमती जेवरात देखकर वे दोनों हैरान रह गए। फिर अम्मा ने वह थैली वापस बंद की और कहने लगी, बेटा, ये किसी की अमानत है और हम इसमें कोई खयानत नहीं करेंगे। यही अम्मा की तरबियत थी। सरफराज ने हामी भरी और सोचा कि यकीनन वे लड़कियां इसे लेने वापस आएंगी। अम्मा ने थैली हिफाजत से अपनी अलमारी में रख दी और सरफराज को ताकीद की कि किसी से इस बारे में जिक्र न करे। अगली सुबह सरफराज रोज की तरह उठकर रिक्शा लेकर निकल पड़ा, लेकिन दोपहर तक भी उसे कोई सवारी नहीं मिली। फिर अचानक उसके मन में ख्याल आया
कि दिन के वक्त उस हवेली में जाकर देखे कि क्या वे लड़कियां वहां रहती हैं या नहीं। पिछली रात तो उसे वहां कोई नहीं दिखा था, लेकिन वह उलझन में था कि क्या उसे वहां जाना चाहिए। आखिरकार उसने फैसला किया और रिक्शा स्टार्ट करके हवेली की ओर बढ़ चला। हवेली काफी दूर थी, लेकिन वह जानता था कि उस थैली में कीमती जेवरात थे, इसलिए यह उसका फर्ज था कि वह उन्हें लौटाने की कोशिश करे। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद वह हवेली के सामने खड़ा था। आसपास के घर भी वीरान थे। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई आता जाता नहीं था। हवेली के लॉन की हालत से भी साफ पता चलता था कि वहां कोई नहीं रहता। लाउंज का दरवाजा भी खुला हुआ था। जैसे ही सरफराज ने कदम बढ़ाए, अचानक उसके कानों में किसी औरत की हंसी की आवाजें आईं। आवाजें हवेली के अंदर से आ रही थीं। शायद वे लड़कियां किसी कमरे में थीं। अब उसे एहसास हुआ कि बिना इजाजत अंदर आना सही नहीं था, लेकिन फिर भी कीमती जेवरात अंदर आना सही नहीं था, लेकिन फिर भी कीमती जेवरात का ख्याल करके वह अंदर चला गया। अंदर का मंजर देखकर वह हैरत में पड़ गया। सारे कमरे बंद पड़े थे, फिर भी हंसी की आवाजें कहां से आ रही थीं। उसने ऊपर की मंजिल की तरफ देखा, जहां और कमरे थे, लेकिन उनके दरवाजे भी बंद थे। तभी अचानक एक बंद कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो इंसानों को दिखाई नहीं देती। डर से कांपते हुए वह उल्टे पैरों वहां से भागा। जैसे ही वह हवेली से बाहर आया, उसे एक आदमी नजर आया जो वहां से गुजर रहा था। उस आदमी ने सरफराज का पीला पड़ा चेहरा देखकर पूछा, नौजवान, तुम इस भूतिया हवेली में क्या कर रहे थे? ये तो सालों से बंद पड़ी है। लगता है तुम नए हो इस इलाके में, तभी तुम्हें इसका नहीं पता। सरफराज ने खुद को संभाला और कहा, कल रात मैंने यहाँ 3 सवारियों को छोड़ा था। उनका एक सामान मेरे रिक्शे में रह गया था, बस वही लौटाने आया था, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। क्या यह हवेली सच में वीरान है? उस आदमी ने सरफराज को घूरते हुए कहा, इस हवेली में तो पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहता। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस हवेली में रहने वाला खानदान जिन्नात से परेशान होकर इसे छोड़कर चला गया था? वो लोग आज तक वापस नहीं आए। इस हवेली के बारे में कई तरह की बातें मशहूर हैं। सरफराज खौफ और उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों के सामने वे तीनों नकाबपोश लड़कियां घूमने लगी, जो आधी रात को उसके रिक्शे में बैठी थीं। अब उसे इस भयानक सच का पता लगाना था, लेकिन अगर वह किसी को बताता कि उसके पास उनका एक कीमती खजाना पड़ा है, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसने ठान लिया कि वह खुद ही इस राज से पर्दा उठाएगा। डर और सवालों से घिरा वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। सरफराज की कहानी कुछ अजीब मोड़ ले चुकी थी। जब उसने अम्मा से कहा कि वह उस खजाने को देखना चाहता है, तो अम्मा ने वह थैली उसके सामने लाकर रख दी। चमकते हुए हीरे जवाहरात वैसे ही मौजूद थे जैसे कि पिछली रात उसने देखे थे। अम्मा ने सवाल किया, बेटा, क्या वह लड़कियां नहीं मिली जो यह खजाना छोड़ गई थीं? सरफराज ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं अम्मा, जहां वह लड़कियां उतरी थीं, वह हवेली बिल्कुल वीरान पड़ी है। मैं आज भी वहां जाकर देख आया हूं। अम्मा ने थोड़ा रुक कर कहा, तो ऐसा करते हैं, इसमें से थोड़ा सा सोना बेच देते हैं। घर का किराया भी भरना है और राशन के लिए भी पैसे नहीं है। लेकिन सरफराज ने साफ इनकार कर दिया, नहीं अम्मा, यह हमारे पास किसी की अमानत है। हम उनकी इजाजत के बिना इसमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकते। अम्मा ने उसकी बात पर सिर हिला दिया और खजाने को दोबारा अलमारी में रख दिया। लेकिन अब सरफराज को लगने लगा कि जब तक यह खजाना उनके घर में रहेगा, वह इसी के बारे में सोचता रहेगा। उसे डर था कि कहीं उसकी नीयत न बदल जाए, इसीलिए उसने किया कि वह उन लड़कियों को ढूंढेगा और उनकी अमानत उन्हें लौटा देगा। अगले दिन सुबह जब वह रिक्शा लेकर निकला, तो इत्तेफाक से उसे उसी इलाके की सवारी मिल गई। वह एक बुजुर्ग आदमी था जो उसी दिशा में जा रहा था। बातचीत के दौरान सरफराज ने बुजुर्ग से शाह हवेली के बारे में पूछ लिया। बुजुर्ग ने हैरानी से जवाब दिया, बेटा, वह तो 20 साल से खाली पड़ी एक पुरानी हवेली है, तुम क्यों पूछ रहे हो? सरफराज ने टालते हुए कहा, बस यूं ही मुझे इसके बारे में जानने की जिज्ञासा थी। क्या आप बता सकते हैं कि वहां के मालिकों ने उसे क्यों खाली किया था? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज से 20 साल पहले वहां एक खानदान बसता था। वह लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन उनका एक नौजवान अफरोज गलत संगत में पड़ गया था। वह जादू टोने वालों के चक्कर में फंस गया और खुद भी यही सब सीखने लगा।
एक दिन उसने देखा कि एक पीर जिन्नात को अपने काबू में करने के लिए एक खतरनाक अमल कर रहा है। अफरोज ने सोचा कि अगर यह पीर ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठकर वही अमल दोहराना शुरू कर दिया। लगातार 7 रातों तक वह चुपचाप इस काम में लगा रहा। जैसे ही अमल पूरा हुआ, हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। तेज आंधी, धूल गर्द का गुब्बार और अजीब अजीब आवाजें आने लगी। हवेली की चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। अफरोज को यह समझ नहीं आया कि वह क्या कर बैठा था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसने एक जिन्नात के सरदार को अपना मुवक्किल बना लिया है, तो उसे लगा कि वह ताकतवर हो गया है। मगर वह यह नहीं जानता था कि जिन्नात कभी किसी इंसान को चैन से नहीं रहने देते। बुजुर्ग थोड़ा रुके और फिर बोले, धीरे धीरे जिन्नातों का पूरा कबीला उस हवेली में बसने लगा। अब हवेली में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गईं। दिन में तो सब ठीक रहता था, लेकिन रात होते ही चीजें उड़ने लगती, खौफनाक आवाजें गूंजती। हवेली की एक जवान लड़की को अजीब दौरे पड़ने लगे। उसे हर जगह जिन्नात नजर आते और वह खौफ से चीखने लगती। इस पर एक मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि यह सब अफरोज की गलती का नतीजा है। मौलवी साहब ने कहा कि इन जिन्नातों से निपटना आसान नहीं है। सबसे अच्छा यही होगा कि हवेली के लोग यहां से चले जाएं। मगर अफरोज ने उनकी बात नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। कुछ ही दिनों बाद जिन्नातों ने बदला लेना शुरू कर दिया। हवेली के लोगों पर मुसीबतें बढ़ती गईं। आखिरकार एक रात पूरा खानदान हवेली छोड़कर चला गया। तब से यह हवेली वीरान पड़ी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जिन्नात आज भी वहां रहते हैं। रात के वक्त हवेली से अजीब हंसी की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां छत पर परछाइयों को चलते हुए देखा है। इसीलिए रात को इस हवेली के पास कोई नहीं जाता। फिर एक मौलवी आया और उसने पूरे हवेली वालों को बताया कि उनके खानदान के किसी फर्द से यह गलती हुई है कि उसने जिन्नात को। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। हवाओं में अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई छुपकर सब कुछ देख रहा हो। इंसान तो दूर की बात थी, यहाँ कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। सरफराज के दिल में खौफ तो था, मगर फिर भी वह हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली जो दिन में उजड़ी और सुनसान दिखती थी, अब रोशनी से जगमगा रही थी। सरफराज खुद को एक दरख्त के पीछे छुपा चुका था। तभी अचानक हॉल का बड़ा दरवाजा खुला और सरफराज ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उसका खून जम गया। दरवाजे से 3 खूबसूरत लड़कियां निकली। उनके लंबे सुनहरे बाल थे और उन्होंने रेशमी चोगे पहने हुए थे। वे हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। जैसे ही सरफराज ने उनकी आंखों में देखा, वह पहचान गया कि ये वही जिनजादियां थीं जो उस रात नकाब पोश बनकर उसके रिक्शे में बैठी थीं। सरफराज समझ गया कि उन्होंने उसे देख लिया है। वे उसी दरख्त के पास आकर खड़ी हो गईं जिसके पीछे वह छुपा था। मुझे यहाँ आदमजात की बू आ रही है, एक जिनजादी ने फुसफुसाकर कहा। हाँ, लेकिन भला कोई इंसान यहाँ आने की हिम्मत कैसे करेगा? दूसरी जिनजादी बोली। सब जानते हैं कि इस हवेली पर हमारे पूरे कबीले का राज है। सरफराज की सांसें थमने लगीं। तभी तीसरी जिनजादी बोली, चलो अब्बा हुजूर से कहते हैं कि जिनजादों को भेजकर यहाँ की देखभाल करवाएं। जैसे ही वे तीनों अंदर जाने लगी, अचानक सरफराज के पांव पर किसी कीड़े ने काट लिया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वह तीनों एकदम पलटी और उसे घूरने लगी। रिक्शे वाले, तुम इस हवेली के अंदर कैसे आए? एक जिनजादी ने पूछा। कांपती आवाज में सरफराज बोला, मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आया। मैं जानता हूँ कि यह जिन्नात की हवेली है, लेकिन आपकी एक अमानत मेरे पास रह गई थी, इसलिए उसे लौटाने आया हूँ। जिनजादियों की आंखें चमक उठी। माहपारा जिनजादी आगे बढ़कर बोली, ओह, वो जेवरात? हाँ, हम गलती से अपने रिक्शे में छोड़ आए थे। कहाँ हैं वे? सरफराज ने सफाई दी। मैंने सोचा पहले यह देख लूं कि आप लोग यहीं रहती हैं या नहीं, इसलिए आज उन्हें साथ नहीं लाया, लेकिन आप जब कहेंगी मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा। महापारा जिनजादी मुस्कुराई। ठीक है, तुम यहां मत आना। अगर हमारे रखवाले जिन्नात ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। सरफराज ने उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिला दिया और तेजी से वहां से निकल आया। घर पहुंचते ही अम्मा ने उसकी खौफजदा शक्ल देख ली। बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? सरफराज ने अम्मा को सब कुछ बता दिया। सुनकर अम्मा घबरा गईं। ये तूने क्या कर दिया? अगर वे जिन्नात तुझे कोई नुकसान पहुंचा देते तो? अमानत तो अमानत होती है, चाहे वह किसी इंसान की हो
या जिन्नात की? सरफराज ने कहा। अगली रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खानदान के किसी फर्द से यह गलती हुई है कि उसने जिन्नात को सताया है। अब इसका सिर्फ एक ही हल है, वे यह हवेली छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि इस जिन्नात के पूरे कबीले ने हवेली पर कब्जा कर लिया है। अब वे किसी भी कीमत पर यहां से नहीं जाएंगे। कहते हैं कि उस लड़के की वजह से उनका पूरा ठिकाना बर्बाद हो गया था। उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया था और इसी वजह से वे गुस्से से भरे हुए थे। अब अफरोज बहुत शर्मिंदा था। बार बार मौलवी से गुहार लगाने लगा कि कोई हल निकाले, पर मौलवी साहब ने साफ कह दिया कि इस पूरे कबीले से लड़ाई करना उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने हवेली वालों को यही सलाह दी कि वे चुपचाप यह जगह खाली कर दें। मौलवी बिना कोई उपाय किए चला गया। अब हवेली में शोक का माहौल था। फिर रातों रात पूरा खानदान हवेली छोड़कर चला गया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि हवेली में क्या वाकया पेश आया था। इस खबर के बाद कोई भी मोहल्ले वाला उस हवेली का रुख करने की हिम्मत नहीं करता था। एक बुजुर्ग ने यह सब एक जवान लड़के को बताया, लेकिन फिर बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो। बुजुर्ग की बातों ने उस लड़के को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने बुजुर्ग को सच्चाई बताने का फैसला किया। उसने उन नकाब पोश लड़कियों के बारे में बता दिया कि किस तरह रात के आधे पहर वे उसके रिक्शे में कीमती खजाना छोड़कर खुद हवेली में चली गई थी। बुजुर्ग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। फिर बोले, तुम्हारी बात सुनकर तो यही लग रहा है कि वे जरूर जिन्नात के खानदान की झिंझिया होंगी। हो सकता है कि वे सरदार की शहजादियां हों, क्योंकि लोगों का कहना है कि रात के आधे पहर इस हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने छत पर चलते फिरते जिन्नात को भी देखा है। इसी वजह से हमारे इलाके के लोग रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते। फिर उस लड़के ने बुजुर्ग से पूछा, लेकिन वे मेरे रिक्शे में कीमती खजाना छोड़कर ही क्यों गई? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये बात तो मैं भी नहीं जानता बेटा, लेकिन हो सकता है कि वे अपना खजाना लेने तुम्हारे पास दोबारा जरूर आएं। अब उनकी मंजिल करीब आ गई थी। हवेली थोड़ी ही दूरी पर थी, लेकिन बुजुर्ग का कहना था कि जिन्नात रात के वक्त दिखाई नहीं देते, पर रात को पूरी हवेली में घूमते फिरते रहते हैं। अब लड़के का ध्यान सिर्फ उन नकाब पोश लड़कियों और खजाने पर था। उसने थोड़े बहुत पैसे जमा किए, मामूली सा राशन खरीदा और घर चला गया। लेकिन अब उसका ध्यान रिक्शा चलाने पर भी नहीं था। उसकी अम्मा अलग परेशान थी कि कहीं कोई चोर डाकू उस खजाने की वजह से घर में ना घुस आए। आखिरकार लड़के ने अपने दिल को मजबूत किया और रात में हवेली जाने का फैसला किया। बगैर अम्मा को बताए जैसे ही रात हुई, वह हवेली की तरफ निकल पड़ा। अपने रिक्शे को उसने थोड़ी दूर एक दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया और पैदल हवेली की ओर बढ़ने लगा। सारी गलियां सुनसान थीं, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। इंसान तो दूर की बात, कोई परिंदा भी पर मारता नहीं दिख रहा ही है। इसलिए कुछ दिन हमारे पास रहेगी, फिर किसी शेल्टर होम में चली जाएगी। उसकी इस झूठी कहानी पर जिन्नानी ने बड़ी हैरत से उसका चेहरा देखा, लेकिन उसने नजरें चुरा ली। वो उसे कैसे बताता कि हमारे समाज में चाहे कोई लड़की हो या जिन्नानी, किसी नौजवान के साथ आधी रात को उसके घर आना अच्छा नहीं समझा जाता। अम्मा ने उसके झूठ पर यकीन किया या नहीं ये तो पता नहीं, मगर उनकी नजरें उस जिन्नानी के गले में पड़े खूबसूरत सोने के गुलूबंद, हाथों में मोटे सोने के कंगन और कानों की बालियों पर टिक गईं। शायद इसी वजह से वो लड़की को शक भरी निगाहों से देख रही थी। अब माहपारा उसी के घर में रहने लगी। जब भी वो रिक्शा चलाकर घर लौटता तो वो खुशी से दरवाजा खोलती। फिर अम्मा और छोटी बहनों के सो जाने के बाद वो उसके साथ रिक्शे में बैठकर बाहर निकल आती। वो उसे हर उस जगह ले जाता जहां वो जाना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी अम्मा और बहनों से भी उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन जब वो घर आया तो अम्मा कहने लगी, देखो तो सही ये लड़की कितनी अच्छी है। आज मकान मालिक दरवाजे पर शोर मचा रहा था तो इस बेचारी लड़की ने अपने कानों की सोने की बालियां निकालकर उसे दे दी। मैं तो शर्मिंदा हो गई, मगर मजबूर भी थी। उसकी अम्मा की इस बात ने उसे और भी हैरत में डाल दिया। वो सोचने लगा, ये जिन्नात के शहंशाह की बेटी है, उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, इन बालियों की उसकी नजरों में क्या हैसियत होगी। मगर अम्मा की अगली बात सुनकर वो उछल पड़ा। अम्मा ने कहा, तुम इस लड़की से शादी कर लो, लावारिस है, अच्छा है इसे भी सहारा मिल जाएगा। उसने हाथ जोड़ लिए, खुदा के लिए अम्मा ये बात उसके सामने मत कहिए। वो अम्मा को कैसे बताता कि वो जिन्नानी उसके पीछे पड़ी थी।
ना जाने वो कितने दिन इस घर में रहने वाली थी। फिर एक रात उसका रिक्शा खराब हो गया। रात के 2 बज चुके थे और वो सुनसान सड़क पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई दुकान। उसकी गुर्बत उसे फिर से चुभने लगी। तभी दूर से 2 लंबे चौड़े आदमी आते दिखे। वो सीधे उसकी तरफ बढ़े और बोले, क्या हुआ नौजवान, परेशान लग रहे हो? चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। कुछ ही सेकंड में उन्होंने उसका रिक्शा ठीक कर दिया और कहने लगे, हम किसी के कहने पर यहाँ आए हैं। जब वो घर पहुंचा तो महापारा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। अब अम्मा के बजाय ज्यादातर वही दरवाजा खोलती थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैंने ही इन दोनों जिन्हों को तुम्हारे पास भेजा था मदद के लिए। अब वो समझ गया कि वो आदमी आधी रात को उस सुनसान सड़क पर क्यों आए थे। फिर एक दिन महापारा कहने लगी, मैं वो झील देखना चाहती हूँ जिसका पानी नीला होता है। वहां मैं आज तक नहीं गई। सोचती हूँ तुम्हारे साथ जाऊंगी तो इस दुनिया को तुम्हारी नजर से देख पाऊंगी, वरना ऐसी जगहों पर हमें टिकने नहीं दिया जाता। वो अब एक खूबसूरत लड़की के रूप में उसके सामने थी। वो उसे उस झील के पास ले गया। महापारा अगली रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सरफराज ने देखा, सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा रखा था, मगर उसकी आंखों से सरफराज पहचान गया कि यह महापारा जिनजादी थी। क्या मुझे अंदर आने का नहीं कहोगे? महापारा जिनजादी ने मुस्कुराकर पूछा। सरफराज हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे से अंदर आने का इशारा कर दिया। महापारा ने घर के हर कोने को गौर से देखा। सरफराज संदूक से जेवरात निकाल लाया और महापारा को सौंप दिए। वह बहुत खुश हुई। यह मेरे लिए बहुत खास है, उसने कहा। वैसे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन जो चीज पसंद आ जाए उसे हासिल करना मेरी आदत है। जैसे ही उसने जेवरात अपने हाथ में लिए, वह अचानक गायब हो गई। सरफराज ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद रात के 12 बजे सरफराज एक सड़क के किनारे खड़ा था। तभी उसे फिर वही खनकती हुई हंसी सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा। वो तीनों जिनजादियां फिर उसके सामने खड़ी थीं। एक जिनजादी ने मुस्कुराकर पूछा, रिक्शे वाले, हमें हवेली तक छोड़ दोगे? सरफराज का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही दूसरी जिनजादी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो तो ये कितना डरा हुआ है, अभी तो हमने अपना असली रूप भी नहीं दिखाया। तीसरी जिनजादी महापारा आगे बढ़कर बोली, रिक्शे वाले, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई है। मैंने आज तक किसी इंसान को इस नजर से नहीं देखा। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। सरफराज सन्न रह गया। दूसरी जिनजादी ने कहा, महापारा से दोस्ती कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब सरफराज एक अजीब कशमकश में फंस चुका था। उसे इनकार भी नहीं करना था, मगर हां भी नहीं कह सकता था। अगर उसने दोस्ती कबूल कर ली तो जिनजादियां हर वक्त उसके सामने आती रहेंगी। महापारा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी जिम्मेदारियां कम करना चाहती हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूं। सरफराज के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसे कोई फैसला लेना ही था। उस जिन्नानी की बात ने उसे हैरत में डाल दिया था, लेकिन फिर उसने अपने दिल की रजामंदी के साथ दोस्ती के लिए हामी भर ली। वो जिन्नानी कहने लगी कि वो चंद दिनों तक उसके घर में रहना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने घर वालों से कोई बहाना बनाना होगा। वो उसके रिक्शे में बैठकर पूरी दुनिया देखना चाहती थी। अब वो दोनों जिन्न चले गए थे, लेकिन महापारा उसके साथ उसके घर जा रही थी। वो खौफजदा था कि कहीं उसकी अम्मा इस लड़की को देखकर घबरा ना जाए, लेकिन वो अम्मा को यह हकीकत नहीं बताने वाला था कि महापारा इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक जिन्नानी थी। रात के आधे पहर जब वो अपने घर पहुंचा तो अम्मा ने ही दरवाजा खोला। उन्हें अपने बेटे के साथ एक लड़की खड़ी देखकर हैरानी हुई। जब अम्मा ने पूछा तो उसने झूठ बना दिया। ये लड़की उदास हालत में सड़क पर खड़ी थी, बहुत बुरे हालात से गुजर कर आई है, इसलिए कुछ दिन हमारे पास रहेगी मौजूद था। रात के 3 बजे जब वो घर पहुंचा तो अम्मा उसके इंतजार में बैठी थी। उसने थैली उनके सामने रख दी। अम्मा हैरान रह गईं। ना जाने तुम क्या करते रहते हो, अब यह कहां से आ गया? नौजवान ने प्यार से अम्मा का हाथ थामा और कहा, अम्मा, यह सब आपका नसीब है। हमारे घर में रहने वाली वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक जिनजादी थी। मैंने उसकी चंद ख्वाहिशें पूरी की तो बदले में उसने मुझे इस कीमती इनाम से नवाज दिया। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी, लेकिन उसने सिर्फ अपने हालात नहीं बदले बल्कि उन नौजवानों की भी मदद करने लगा
जो हालात से परेशान नजर आते। उसकी तीनों बहनें अब शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थीं। आज भी अगर सड़क किनारे कोई अकेली लड़की खड़ी नजर आती तो वो उसे घर तक छोड़कर आता। ये छोटी छोटी नेकियां ही होती हैं जो इंसान को एक दिन बड़े मुकाम पर पहुंचा देती हैं। आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा चलती है तो उसे उन तीनों जिन्नाजादियों की हंसी सुनाई देती है। सुना है कि वो शाह हवेली आज भी सुनसान और वीरान नजर आती है, लेकिन वहां रहने वाली मखलूक किस कदर जिंदा दिल और मेहरबान थी, ये सिर्फ वही जानता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। महापारा बहुत खुश नजर आ रही थी। उसे पूरा दिन और पूरी रात घुमाने के बाद जब वो थका हारा घर लौटा तो अगली सुबह अम्मा घबराई हुई आईं। बेटा, वो लड़की न जाने कहां चली गई। सुबह उठकर देखा तो घर में नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि वो भाग गई हो। वो भी परेशान हो गया, कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई थी। मगर उसने तो कोई गलती नहीं की थी। अगर वो खामोशी से चली गई तो इसका मतलब यही था कि वो अपने कबीले में वापस चली गई थी। फिर एक रात जब वो घर वापस आया तो उसकी अम्मा ने उसे एक खत थमाया। खत में लिखा था, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अगर अपना इनाम लेना चाहते हो तो उस दरख्त के नीचे आ जाना जहां पर तुम पहली बार हमसे मिले थे। नीचे जिन जादी महापारा का नाम लिखा हुआ था। नौजवान हैरान रह गया। उसे फिर से वहीं जाना था। अगर वो ना जाता तो महापारा खुद ही यहां आ जाती। उसने फैसला किया कि इस बार रिक्शा नहीं निकालेगा बल्कि पैदल ही वहां जाएगा। रात का सन्नाटा था जब वो उस दरख्त के नीचे पहुंचा। कुछ ही देर बाद उसके कानों में चंचल हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। दूर से ही रंगीन लिबास नजर आए और वो तीनों जिन्नजादियां हंसती मुस्कुराती हुई उसके पास आ गईं। महापारा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो यह रिक्शे वाला कितना अच्छा है। इसने बगैर किसी मुआवजे के न सिर्फ मुझे पूरी दुनिया दिखाई बल्कि एक बार भी शिकायत नहीं की कि उसके हालात कितने बुरे हैं। फिर दूसरी जिन्नजादी कहने लगी, तुम्हारा दिल यूं ही इस नौजवान पर नहीं आया है ना। महापारा हल्के से मुस्कुराई और कहा, हाँ, लेकिन अब मैं इसे और परेशान नहीं करूंगी। मैं इसकी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। फिर उसने अपनी चादर में छुपाई हुई एक थैली नौजवान के हवाले कर दी और कहा, यह तुम्हारे सब्र का इनाम है। तुम बाकी इंसानों से बहुत मुख्तलिफ हो। मुझे यकीन है कि दौलत पाकर भी तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। जब भी हमारा दिल चाहेगा हम तुम्हारी दुनिया में आ जाएंगे। जाओ, अपनी किस्मत बदल लो। आज के बाद तुम एक रिक्शे वाले नहीं बल्कि बहुत बड़े आदमी कहलाओगे। नौजवान बार बार उनका शुक्रिया अदा करने लगा। महापारा उसे मोहब्बत से देखती रही, फिर कहने लगी, मैंने तुम्हारे घर में रहकर बहुत कुछ सीखा। दुनिया को तुम्हारी नजरों से देखा तो एहसास हुआ कि जो चीजें इंसानों के लिए आम हैं, वो हमारे लिए खास होती हैं। अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी आए तो बस हमें याद कर लेना, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। और हाँ, अगर कभी कोई लड़की आधी रात को मदद के लिए बुलाए तो इनकार मत करना। यह कहकर महापारा मुस्कुराई और देखते ही देखते तीनों जिन्नजादियां वहां से गायब हो गईं। नौजवान ने थैली खोली तो देखा कि उसमें उसकी सोच से भी ज्यादा कीमती